सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? यस लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस तरह से कलेक्टर करंट टेम्परेचर पे के साथ वेरी करती है, ये चीजें हमने बेसिकली देखी थी कि कैसे तुम्हारी जो टेम्परेचर जब आप चेंज करते हो तो किस तरह से आईसीयू चेंज होती है, किस तरह से तुम्हारा वीबी चेंज होता है, बेस टू अमीटर वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो बेस टू अमीटर वोल्टेज कैसे चेंज होता है, उसकी वजह से तुम्हारी बेस करंट में और अमीटर करंट में कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। साथ में एक न्यूमेरिकल भी किया है। तो क्या किसी को न्यूमेरिकल में कहीं कोई डाउट है? मीनिंग न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट। जब हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं तो एम्पलीफिकेशन में एम्पलीफायर की तरह यूज करते टाइम पे हमें ये चीज जरूर ध्यान देनी पड़ती है कि उसका जो बेसिकली ऑपरेटिंग वो पॉइंट जहाँ पे उसकी जो मतलब कलेक्टर करंट अमीटर और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज है वो बेसिकली कहाँ पे है, इस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीफिकेशन के टाइम पे जिस तरह से देखो कि प्रॉपरली चूज नहीं करते तो तुम्हारा जो एम्पलीफिकेशन होता है किसी भी सिग्नल का जो तुम सिग्नल एम्पलीफाई कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज व्हाई हम प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर हम ये कहें कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है तो ऑपरेटिंग पॉइंट इन जनरल जब हम बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें जो कलेक्टर करंट जो हमने बाइसिंग कराई, बाइसिंग करने के बाद जो हमने कलेक्टर करा और कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज जो हमने सेट किया अपनी साइड से वो बेसिकली तुम्हारा क्या कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। मीनिंग एम्पलीफिकेशन करने के लिए तुमने जब बीजेटी को बायस किया तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बेसिकली तुम्हारा क्या कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट। देखो इन जनरल हम जो बीजेटी को जब एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो हम इन जनरल यूज करते हैं उसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब उसको हमें बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो हम करेंगे क्या, पहले उस बीजेटी को हम एक्टिव मोड में बायस्ड करेंगे, पहले उसकी बायसिंग करके उसको हम एक्टिव मोड में लेके आएंगे और जब वो एक्टिव मोड में बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, कुछ डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करके हम उसको उसकी बायसिंग कर देंगे। जब वो बायस हो जाएगा मीनिंग वो एज एन एम्पलीफायर काम करने लगेगा एक्टिव मोड में
उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मीनिंग वी आई कोई जैसे साइनसॉइडल इनपुट है वी आई, वो हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका एम्पलीफिकेशन हो सके। ठीक, तो उस एम्पलीफिकेशन के लिए जो हमने जब स्टार्टिंग में बायसिंग की, उस टाइम पे हमने आउटपुट और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज हमने क्या सेट किया है, ये बेसिकली हम डिसाइड करते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक सर्किट है। इन जनरल जब हमें डीसी लोड लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो डीसी लोड लाइन फाइंड आउट करनी होती है, वो हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कलेक्टर लूप में। मीनिंग कलेक्टर साइड से का जो लूप बन रहा है, कलेक्टर में जो लूप बन रहा है, जब हम उसकी बायसिंग कर रहे हैं तो जो कलेक्टर में लूप बन रहा है, ठीक है, मीनिंग देखो जब भी बीजेटी को तुम जब कलेक्टर साइड में रिवर्स बायस करोगे और अमीटर साइड में रिवर्स फॉरवर्ड बायस करोगे, उस टाइम पे कुछ वोल्टेजेस तुम कनेक्ट करोगे और उसकी वजह से कुछ लूप क्रिएट होंगे। ठीक है, क्लोज लूप क्रिएट होगी। तो कलेक्टर साइड पे जो लूप क्रिएट होता है, उस लूप में अगर हम उस लूप से आईसी और वीसी का, बेसिकली हमें क्या करना होता है, डीसी लोड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, आईसी एंड वीसीई में, ठीक है, आईसी एंड वीसीई में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक, इन जनरल ये रिलेशन तुम्हें जो मिलता है वो लीनियर रिलेशन मिलता है। जैसे ये कोई सर्किट है, आरसी है, यहाँ पे ये तुम्हारा आरबी है, यहाँ आईबी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे आईई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ ये आईसी करंट। ठीक, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट तुम्हारा सर्किट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हर डिफरेंट सर्किट के लिए, ठीक है, जब तुम अभी आगे चल के जब डिफरेंट टाइप की बायसिंग पढ़ोगे तो वहां तुम्हें पता चलेगा कि हर बायसिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस होते हैं। मेरा मतलब वही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस प्रोवाइड करने के लिए हम डिफरेंट तरीके अपनाते हैं कि मतलब इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया या किसी और तरीके से। तो लेट्स से कि ये एक तरीका है, ये एक मेरे पास सर्किट है। ठीक, अब इस सर्किट का अगर मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, डीसी लोड लाइन। ठीक, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले डीसी लोड लाइन। और डीसी लोड लाइन कुछ और नहीं, करंट आईसी, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। इसको हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता जो कि हम यूज करेंगे जब हम एम्पलीफायर की तरह बीजेटी को यूज कर रहे होंगे, तो हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। और कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो तुम्हारा आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होती है, आईसी और वीसीई। आउटपुट हम कॉमन कलेक्टर और अमीटर के बीच में लेते हैं और इनपुट हम बेस और अमीटर के बीच में दे रहे होते हैं। ठीक, और इस टाइम पे, ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करके हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, आईसी और वीसी में रिलेशन। तो उसके लिए कुछ let's say, यहाँ पे तुम्हारा एक वोल्टेज है वी सी सी। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना है, लेट्स से हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं किस लूप में, ये जो यहाँ से स्टार्ट करें वीसीसी स्टेज से स्टार्ट करें और ग्राउंड पे पहुंचे। अच्छा, पहले इस चीज को यहाँ पे क्लियर करो, जब तुम्हें वोल्टेज इस तरह से दिया होगा वीसीसी एज ए टर्मिनल पे, ठीक, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव वीसीसी दिया है तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन बैटरी का जो हमने किया है वो कुछ इस तरीके से किया है, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और ये ग्राउंड, ये वीसीसी।
अगर यहाँ पे माइनस वीसीसी दिया होता इस टर्मिनल पे वोल्टेज, तो हम ये जो माइनस वाला है वो ऊपर रखते और प्लस वाला ग्राउंड करते, तब कनेक्शन बैटरी का कनेक्शन जो होता है इससे जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसको क्लियर रखना, क्योंकि केवीएल लगाने पे कई बार लोग इसी में गलती करते हैं कि वीसीसी को पॉजिटिव या नेगेटिव लें या नेगेटिव लें, क्योंकि हमने केवीएल का यही समझा ना कि भाई पॉजिटिव से अगर बाहर निकलेंगे तो केवीएल में हम वोल्टेज को माइनस में लेंगे, अगर हम नेगेटिव से बाहर निकलेंगे तो हम केवीएल में वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, बट यहाँ पे क्योंकि बैटरी नहीं केवल टर्मिनल पे वोल्टेज शो हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वहां पे प्लस वीसीसी लें या माइनस वीसीसी लें। तो उसको इस तरीके से ध्यान रखो कि अगर प्लस वीसीसी है तो मतलब बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, अगर माइनस वीसीसी होता तो बैटरी जस्ट इसके अपोजिट कनेक्टेड होती, मीनिंग इस जगह पे नेगेटिव होता और इस जगह पे पॉजिटिव होता। अभी क्या है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये यहाँ इस ग्राउंड से लेके इस ग्राउंड तक हमें बेसिकली केवीएल अप्लाई करना है। ठीक? ये केवीएल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम इस आईसी और वीसीई में रिलेशन फाइंड आउट कर सकें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें यही वाला केवीएल अप्लाई करना है या यही सर्किट मिलेगा, नहीं, कोई भी सर्किट मिले वहां से बस तुम्हें किसी एक ऐसे लूप में सर्किट केवीएल अप्लाई करना है जहां से तुम्हें आईसी और वीसीई इन दोनों में एक रिलेशन मिल जाए, ताकि जो रिलेशन देगा, ये जो रिलेशन आएगा लीनियर रिलेशन होगा, और इस रिलेशन को यूज करके हम डीसी लोड लाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर इसका इसी डीसी लोड लाइन का यूज करके ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसमें हम केवीएल लगाते हैं, तो क्या आएगा, माइनस वीसीसी प्लस आईसीआरसी प्लस वीसीई, और इधर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए आई करंट का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आईसी क्या आ जाएगा, आईसी इज इक्वल टू क्या आएगा, वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी, या इसको इस तरह से लिख लो, आईसी इज इक्वल टू वीसीसी अपॉन आरसी माइनस वीसीई अपॉन। ना, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये बेसिकली तुम्हें क्या दे रहा है, वीसीई और आईसी के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है, एक लीनियर रिलेशन। अब कुछ ऐसे ही तो रिलेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, आई सी, m इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन अपॉन आर सी। m इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन अपॉन आर सी, और c इज इक्वल टू क्या है, वी सी सी अपॉन आर सी। तो एक ये लीनियर लाइन है जिसको जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, वीसीसी अपॉन आरसी। अगर हम आईसी वर्सेस वीसीई ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन बन के आएगी इस इक्वेशन से, जो कहाँ पे जो एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रही होगी, वीसीसी अपॉन आरसी। ठीक, अब ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले इस लाइन का हम इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह से बनती है। ये पॉइंट जो जहाँ पे कट कर रही है, ये क्या है, वीसीसी अपॉन आरसी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस वन अपॉन आरसी, और ये पॉइंट क्या होगा, वीसीसी। ये तुम्हारी वीसीई है,
और ये तुम्हारा IC है। अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन ग्राफ बनता है। अब हमें क्या करना है, इस ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ को कॉमन एमीटर का जो हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया था, कॉमन एमीटर का जो हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया था, उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे इसको हमें सुपर इम्पोज करना, क्योंकि याद करो कॉमन एमीटर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था वो भी IC वर्सेस VCE ही बना था। जब इसको सुपर इम्पोज करोगे, इस ग्राफ को सुपर इम्पोज करोगे तुम उस ग्राफ पे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे कॉमन एमीटर की, तो ये लाइन उस ग्राफ को जहां पे भी कट करेगी, बेसिकली वो पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट। मीनिंग ये हमने ग्राफ देखा था कॉमन एमीटर का, कॉमन एमीटर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने बेसिकली कुछ इस तरह से देखी थी। हम ये पार्ट हटा देते हैं, पार्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, डिफरेंट VBE पे, VBE की डिफरेंट वैल्यूज पे हमने, सॉरी IB की डिफरेंट वैल्यूज पे, बेस करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमने ग्राफ फाइंड आउट किया था बिटवीन IC एंड VCE, मतलब आउटपुट और इनपुट जो करंट, आउटपुट वोल्टेज और जो इनपुट करंट है, उनके बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारी DC लोड लाइन आई थी, वो DC लोड लाइन को यहाँ ऐसे इस पे बना देना। ठीक, अब ये जो पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट एंड ये जो तीन पॉइंट है, ये डिफरेंट बेस करंट पे, जब बेस करंट IB1 है तो तुम्हारा जो Q क्वालिटी पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ये वाला है। ये वैल्यू जो ये कट पॉइंट है, ये क्या होगा, VCC अपॉन RC। ये पॉइंट क्या होगा, VCC, ये तुम्हारा VCC। सिमिलरली IB2 के लिए ये तुम्हारा Q पॉइंट होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्वेश्चन पॉइंट या Q पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें, तो ऑपरेटिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड DC लोड लाइन एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT एंड लोड लाइन, DC लोड लाइन एक दूसरे को जहां पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट बेसिकली क्या कहलाएगा, तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट। वो पॉइंट बेसिकली क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या प्रोवाइड करता है, DC वैल्यू ऑफ IC एंड VCE, DC वैल्यू ऑफ IC एंड VCE, ठीक, एट विच तुम्हारा जो BJT है प्रॉपर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। हम ये Q पॉइंट काफी ध्यान देके इसको हम बेसिकली सेलेक्ट करते हैं, ताकि जो डिस्टॉर्शन है वो कम से कम हो, जो हमारा डिस्टॉर्शन है वो कम से कम हो, ठीक। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन पे आते हैं, बस इस इक्वेशन पे आते हैं और यहाँ से ये पॉइंट देखें, तो
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आईसी की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे हमने इसको IC1 दे दिया और इसको VC1 दे दिया। तो ये IC1 और VC1 क्या हो गए, जब हमने IP1 करंट रखी हुई है, तो हमने बेस करंट को IP1 रखा है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, IC1 और VC1। ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली किसके किसके बीच होता है, IC एंड VCE के बीच में। DC वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE, जिसपे तुम्हारा प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन हो सके, ठीक है, उसके लिए हम ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, जैसे जैसे तुम्हारी बेस करंट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे तुम्हारी बेस करंट IB इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा क्वालिटी पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, वो तुम्हारा DC लोड लाइन पे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मीनिंग जब हम बेस करंट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो तुम्हारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इसी DC लोड लाइन पे ही मूव करेगा, वो इसी DC लोड लाइन पे ही मूव करेगा। जब हम IP को डिक्रीज करेंगे तो वो नीचे आएगा, और अगर हम IP को इंक्रीज कर रहे होंगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई ये जिसको हमने DC लोड लाइन बोला है, जो DC लोड लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, लोकस ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल जब हमें एम्प्लीफिकेशन करना होता है, इन जनरल जब हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, मीनिंग डिस्टॉर्शन लेस अगर हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, अगर हमें डिस्टॉर्शन लेस एम्प्लीफिकेशन करना है, ठीक है, उसके लिए हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक, वो जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो होता है सेंटर ऑफ लोड लाइन। बेसिकली जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, सेंटर ऑफ लोड लाइन, मीनिंग इस लाइन का जो सेंटर होगा, यानी VCC/2, IC, ठीक, वो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ लोड लाइन होगा, वो बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं तुम्हारा एज अ क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, जो हमें एकदम डिस्टॉर्शन लेस तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है। इस बात को कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट में किसी को कोई डाउट होगा? आपको लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारी IC थी वो बेसिकली फंक्शन थी हमारा बीटा का, ICO का एंड IB का, ये तीन टर्म्स का फंक्शन था। अगर हमने ये भी कहा था भाई, इनके वेरिएशन से, अगर ये टेम्परेचर में जब के साथ जब ये वेरी करेंगे तो इनके वेरिएशन से IC में चेंजेस आएंगे। तो अगर हम वो चेंजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, हेलो हाँ बेटा, सर, आवाज आपकी थोड़ी सी कट के आ रही है सर अब। जस्ट अ सेकंड। हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है बेटा? यस सर ओके सर।
आईसी जो तुम्हारी कलेक्टर करंट है वो बेसिकली 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट है, बीटा, आईसीओ एंड आईपी। तो अगर हम चेंज इन कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना रहेगा, और वो क्या आएगा, डेल्टा आईसी अपॉन आईसीओ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आईसीओ प्लस डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा, सॉरी ये वीबीई होता है, डेल्टा अपॉन वीबीई to delta VBE plus delta IC upon delta beta into delta. So डेबर IC upon डेबर beta into delta. ये हमने पढ़ा है कि हाँ अगर y is equal to y कोई फंक्शन x का फंक्शन है अगर, और हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा y, चेंजिंग y फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबर y अपॉन डेबर x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। इस बेसिक के साथ हमने इस इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है, इस वजह से हमने सुपरपोजिशन यहाँ पे यूज कर ली, मीनिंग एक एक फंक्शन को आपस में ऐड करके यूज कर लिया। ठीक है, अब ये जो टर्म्स ये वाला और ये वाला, इनको बेसिकली हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस डैश से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस डबल एस। ठीक है, ये तीन फैक्टर एस, एस डैश एंड एस डबल डैश, और इन तीनों को मीनिंग एस इज इक्वल टू डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ, एस डैश इज इक्वल टू डेबर आईसी अपॉन वीबीई and S double dash is equal to डेबर IC और डेबर बीटा। ठीक, इन तीनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। कंबाइनली क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, और जो अपने कोर्स ऑफ इंटरेस्ट में है जिसको हमें देखना है, या ये कहे कि इन तीनों में जो डोमिनेटिंग है, ठीक, वो बेसिकली ये है एस, मीनिंग आईसीओ जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसकी डिपेंडेंसी या उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक, उसकी इस आईसीओ की वेरिएशन में इसकी वजह से आईसी यानी कलेक्टर करंट का जो स्टेबिलिटी है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दैट इज व्हाई हम जिस जो स्टडी करेंगे वो इसकी करेंगे, जब हम अपने डिफरेंट टाइप की बायसिंग करेंगे अपने बीजेटी की, उस बीजेटी की बायसिंग करने के बाद हम उसका स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि कौन कितना अच्छा स्टेबिलिटी फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, मीनिंग कौन कितनी ज्यादा कलेक्टर करंट को कितना ज्यादा स्टेबल कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या कि स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक, अगर तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर स्मॉल होगा, जितना कम ये स्टेबिलिटी फैक्टर होगा, ये वैल्यू जितनी कम होगी डेल्टा आईसी की वैल्यू उतनी कम आएगी। एस एस डैश एस डबल डैश की वैल्यू अगर हम कह रहे हैं जीरो हो जाए तो डेल्टा आईसी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जो एस एस डैश यानी स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी, चेंज इन करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट उतना ही कम होगा। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है कि स्टेबिलिटी फैक्टर कैसा हो, स्मॉलेस्ट हो, जितना कम, मतलब जिस बायसिंग सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम बेसिकली जो बीजेटी की बायसिंग कर रहे हैं वो कर इसीलिए रहे हैं ताकि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो स्टेबल हो जाए और जो हमारा सर्किट है वो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगे। तो ये फाइंड आउट करना कि कौन सबसे अच्छा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा सर्किट कलेक्टर करंट को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर। इन जनरल अगर हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए
पहले थोड़ा सा हम अपने हिसाब से स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमारा ये एस है, हम इन जनरल केवल एस को ही फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये देख लें कि हाँ स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए हमें करना कैसे होगा, कैसे हम हर बायसिंग सर्किट का हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। ये कैलकुलेशन बस इसलिए नीडेड है जानना इसको, क्योंकि हर बार हम डेल्टा आईसी अपॉन आईसीओ फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसा फाइंड आउट करें ताकि तुम्हारे लिए जो जब सर्किट गिवन हो उस सर्किट से स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाए, एक पर्टिकुलर वे हो जाए ताकि हम उससे इजीली फाइंड आउट कर सकें स्टेबिलिटी फैक्टर। तो लेट्स से कि तुम्हारी जो कलेक्टर करंट की इक्वेशन है आईसी, ठीक, आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आईसी, विद रिस्पेक्ट टू आईसी इसको डिफरेंशिएट कर, ठीक। तो ये डेल्टा आईसी अपॉन आईसी क्या हो जाएगा, 1। आईसी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बीटा, तुम्हारा हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एस की, तो हम डेबर आईसी डेबर उस टाइम पे बीटा को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब आईसी का वेरिएशन जो बीटा की वजह से हो रहा है उसको हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो बीटा हमारा इस अभी हो गया कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा, डेबर आईबी और डेबर आईसी प्लस 1 प्लस बीटा डेबर आईसीओ अपॉन डेबर आईसी, ठीक है। यहाँ से बेसिकली हम इस डेबर आईसीओ अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी हमें डिफरेंट बायसिंग सर्किट के लिए अगर हमें यूज करना है, अगर हमें जब स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है किसी भी जब डिफरेंट बायसिंग सर्किट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे और बस सिंपली उस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और हमें स्टेबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा, ठीक। अब ये भी सोच सकते हो कि भाई क्यों ना इसी इक्वेशन को हर बार हम यूज कर लें, तो देखो स्टेबिलिटी फैक्टर सर्किट टू सर्किट तुम्हारा चेंज होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो तुम्हारा सर्किट टू सर्किट चेंज होता है, वहां पे आईसी और आईबी के बीच में जो रिलेशन है वो तुम्हारा सर्किट टू सर्किट चेंज होता है। दैट इज व्हाई हम आईसी डेबर आईसी अपॉन आईसीओ को हर बार कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको कैलकुलेट करना चाहिए और इसके रेफरेंस से हम इस ये वाले यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक। यहाँ से हमें पर डेबर आईसीओ अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू हम देखें तो क्या आ जाएगी,